ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, पर्व 5 भारतीय शिक्षा की भूमिका, अध्याय 43 प्रशासक और शिक्षक संवाद, पृष्ठ संख्या 318। देखिए, जो प्रशासक और शिक्षक संवाद है, इसका मूल भाव क्या है? तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक, ये जो शिक्षक संगठन के प्रमुख हैं, आपका नाम राम नारायण है, आपको शिक्षा विषयक बहुत गहरा ज्ञान है और इनके साथ में जो शिक्षक हैं वो भी वास्तव में शिक्षक हैं और सब चीज़ों को बेड़ी मानने लगे हैं, जकड़न मानने लगे हैं, जेल मानने लगे हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं सब। दूसरा, जो प्रशासक हैं वो ब्रिटिशर्स की शिक्षा में पले बढ़े हैं और उनको शिक्षा विषयक कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि शिक्षा ब्रिटिशर्स की देन नहीं है, शिक्षा तो पूरे विश्व को भारत की देन है। ब्रिटिशर्स ने तो हमारे सिस्टम को, हमारी व्यवस्थाओं को विकृत और नष्ट किया है। ये हमें एक आधार भूमि के रूप में समझना है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इन जनरल किसी के जाते हैं, वे आपने पर्ची क्यों नहीं दी बताओ? प्रवेश से पहले बताना चाहिए, और यदि आपने समय दिया है तो उस समय में हम तो अंदर आएंगे। ठीक है, आप तो समय का अनुशासन तो आपको भी रखना पड़ेगा, सबको रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब वो सामान्य भारतीय वेशभूषा में आए, ये भारतीय वेशभूषा है, तब तो उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति तो संगठन का प्रमुख नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन का प्रमुख होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई टाई, बेल्ट, पैंट, शर्ट, ब्लैक शूज, ऐसा होना चाहिए कोई, है या नहीं? कि वो तो पूरा सचिव से मिलने आएंगे तो क्या होगा, बहुत रौब दाब से मिलने आएंगे। लेकिन इन्होंने कहा ये सभ्य भारतीय वेश है, ग्रीष्म काल के पूर्णतः अनुकूल है, भारतीय व्यवस्था के अनुकूल है। और जूते पहनकर मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि पाद त्राण बाहर निकालना ये भारतीय व्यवस्था का लक्षण है, ये वेश और व्यवहार है। और हमारे यहाँ जूतों को अंदर लेकर आना संस्कार नहीं माना जाता, इसलिए हमारे घर में जूते का प्रवेश नहीं होता कभी भी। शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल हो, चाहे रसोई घर हो या सामान्य कक्ष हो, कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं होता। एक जो मैं शूज़ रखता हूँ वो भी मैंने आपको दिखाया था, वो ये वाले, वो भी यहाँ लाने के लिए रखते हैं। ये भी वो वाले हैं, जूट के बने हुए। ठीक है, लकड़ी वाले तो क्या नहीं पहन पाते क्योंकि अभ्यास ही नहीं रहा। लेके तो आया था, अभ्यास किया था, लेकिन वो अभ्यास सफल नहीं रहा। तो ये जूट के या मूंज जो होती है उसके बने हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात थी, इसका जो हमें गहनता समझनी है वो है कि वेश और व्यवहार भारत का कैसा होना चाहिए। तो हमें विद्यालयों में क्या करना है, घर में क्या करना है, कहीं आए तो क्या करना है। कोई पूछे ना जूते बाहर क्यों निकाल के आए हो, इससे आप पूरे संसार को सीख दे सकते हो। हम इसलिए जूते बाहर निकाल के आए हैं क्योंकि यही संस्कार है, यही भारत का व्यवहार है। पूरे भारत को, यानी लोग आपसे सीखना शुरू कर देंगे केवल एक व्यवहार से ही। और इसलिए जो पैंट शर्ट पहन के आते हैं ना, मेरी तो विवशता है लेकिन आपकी विवशता नहीं है, आपकी इच्छा है। ठीक है, इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए, भारतीय वेश। जैसे दीदियां तो हमारी भारतीय वेश पहन ही रही हैं क्योंकि सूट और साड़ी ये भारतीय वेश है, भारतीय परिधान है। ठीक है, लेकिन पुरुष है वो बहुत कम है जो, और धोती कुर्ता भी पहनना अनिवार्य नहीं है, साधारण पजामा कुर्ता। धोती कुर्ता नहीं पहन पा रहे तो नहीं पहन पा रहे, धोती हमें बांधनी नहीं आती, फिर हम सिली सिलाई धोती पहनते हैं, इससे अच्छा पैंट शर्ट पहन लो। वो पैंट शर्ट क्या, ये पजामा कुर्ता पहन लो। तो सिंपल कुर्ता पजामा अच्छे से सिलवा के पहना जा सकता है। एक तो ये आरंभ हो सकता है। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा विचित्र लगेगा कि लंबे, क्योंकि आदतें होती हैं उसको बदलने में। आज का मनोविज्ञान कहता है कि 21 दिन लगते हैं। 21 दिन शुरुआत होती है, थोड़ी लज्जा आएगी, फिर स्थिर होगे और फिर गौरव की अनुभूति होगी और फिर स्थायी रूप धारण कर लेगी वो आदत। तो इन्होंने कहा कि आप दिखते तो शुद्ध भारतीय हैं पर स्वाभिमानी नहीं हैं।
आपको ये भी नहीं पता कि ब्रिटिशर्स ने 200 वर्ष हमें आधिपत्य में रखा, हम पर अत्याचार किए, हमारी 46 ट्रिलियन डॉलर धन लूट लिया, हमारे अर्थतंत्र को छिन्न विच्छिन्न कर दिया, और हम उन पर क्रोध भी नहीं करते, उल्टा हम उनके गौरव का बखान करते हैं। और आप तो मेरे साथ भी शिष्टापूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो विचार मुझे नहीं करना, विचार आपको करना है। तो उन्होंने, प्रशासक ने भी स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय विचार की सबसे अच्छी बात होती है वो सबको सुनता है, सहिष्णुता। भारत सहिष्णु है और जो अभारतीय लोग हैं वो सारे असहिष्णु होते हैं। इसलिए जहां हम असहिष्णु हो जाएंगे हम अभारतीय हो जाएंगे। जैसे हमने एक बात शुरू की, आपने देखा होगा शुरू में मैं बहुत इन्वॉल्व रहता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगा हूँ। एक सुविचारित क्रिया के अंतर्गत मैं दूर रहने लगा हूँ। जैसे आज पीएम श्री योग था, मैं सब जगह जाकर के बाहर क्यों बनूं? स्वतंत्र रूप से भी तो शिक्षक करें। मैं कब तक आसरा सहारा या लाठी बनूंगा सबकी? मैं जा भी सकता था, मेरा मन भी था, लेकिन मैं सुविचारित रूप से नहीं गया। आई चीज समझ में? क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षक को स्वतंत्र और स्व प्रेरणा युक्त होना ही है। हम कब तक प्रेरणा देते रहेंगे? वो कहते हैं प्रेरणा, अरे भाई प्रेरणा ऐसी क्या है? प्रेरणा बाहर की वस्तु है नहीं कि आप डाल रहे हो उसके अंदर प्रेरणा भर रही है, फिर प्रेरणा काली हो रही है, फिर प्रेरणा भर रहे हो, ऐसे नहीं। वो तो प्रेरणा तो लो है, एक बार जगमगा गई तो वो आजीवन रहती है। जिसकी नहीं जगमगाई वो फिर बुझती रहती है, फिर जगाओ फिर बुझेगी, फिर जगाओ फिर बुझेगी, है या नहीं? तो इन्होंने कहा कि मुझे बैठने के लिए तो कहो, ये आपका पद का अहंकार मानो का। उन्होंने कहा ठीक है बैठिए। और इन्होंने, ऐसा नहीं है अशिष्टता की, शिक्षक ने सब जगह कहा कि आप तो विभाग के सर्वोच्च अधिकारी हैं, मैं भी शिक्षा का प्रमुख हूँ, तो हम दोनों शिक्षा के सेवक हैं, तो दोनों को समान रूप से शिक्षा की चिंता करनी चाहिए और मिल करके सार्थक प्रयास करना चाहिए। जहां आपसे बने आप करें, जहां मेरे से बनेगा हम करें। तो उन्होंने पूछा कि चलो बताइए क्या क्या है शिक्षा में। तो वही सारी चीज़ें, 6 से 14 वर्ष निःशुल्क शिक्षा, MDM और निर्धनों को शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, लड़कियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, वेतन, सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुसंधान, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, 100% साक्षरता का लक्ष्य, विश्वविद्यालय, IIT, आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, जो बातें हैं वो सारी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो मैं देख सकता हूँ, तो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। नहीं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट पे उपलब्ध है। हम वो बात करने आए हैं जो इंटरनेट पर भी नहीं है, जो वास्तव में शिक्षा है। जो आप यहाँ पर, हम जिस फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, हम कोई सरकारी मीटिंग वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पे, और ना ही इंटरनेट पे उपलब्ध बात चल रही है। हमारी बात क्या चल रही है? मूल शिक्षा की सेवा क्या है? हमें जड़ तक जाना है, और जड़ तक जाना दो बन के नहीं जा सकते, द्वैत बन के नहीं जा सकते, एक बन के जा सकते हैं। इसलिए शिक्षक और प्रशासक में तब जाएं। तो अब इस विचार को मैं बाहर बताऊंगा तो लोग नहीं समझेंगे कि नहीं ये तो बहकी बहकी बातें हैं, या हमारे सामने अपने आप को अच्छा बताने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, मेरा विचार भी यही है, भाव भी यही है, कि जब तक हम एकाकार नहीं होंगे तब तक एक बात नहीं कर सकते। और हमें एक व्यक्ति की भी बात नहीं करनी है, एक जनपद की भी बात नहीं करनी है, हर एक शिक्षक को 150 करोड़ भारतीयों की बात करनी है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं 140 करोड़ भारतीयों की बात करनी है। तो हमें एक खांचे में बैठकर नहीं, शिक्षक सामान्य व्यक्ति नहीं होता। कल देखा क्या होता है, पुरोहित और शिक्षक, वो भी शिक्षक है, चाणक्य की तरह है। वो तक्षशिला के शिक्षक थे, हम अपने विद्यालय के शिक्षक हैं, वही हमारे लिए तक्षशिला है, वही हमारे लिए नालंदा है। अब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आप अपने आप का चिंतन करिए, आप सामान्य नहीं हैं। ये ईश्वर का विशेष अनुग्रह है कि आप शिक्षक बने हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो सामान्य अध्यापक हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे व्याख्याता हो, या प्राचार्य हो, या प्राध्यापक हो, या कुलपति हो, कोई भी हो, वो सारे लोग एक ही हैं, बस अलग अलग स्थान पे। देखिए, व्यवस्था बैठाने के लिए पदानुक्रम तो करना पड़ता है,
घर में भी व्यवस्था बैठाने के लिए पदानुक्रम होता है। हम बेटे को बाप नहीं कह सकते, बाप को बेटा नहीं कह सकते, है या नहीं? कोई भी व्यवस्था है तो सबको कोई ना कोई काम तो मिलेगा ना। तो ये सारी चीजें व्यवस्था है, इसमें कोई ऊंच नीच, अच्छा बुरा, कम अधिक, छोटा बड़ा नहीं है। यही भारत की व्यवस्था, यही एकात्मता है। कोई आपको लगता है बर्तन मांजने वाला भी उतना ही आदरणीय है जितना वेद पढ़ाने वाला। मैंने बताया आपको, हमारे यहाँ धर्म व्याध अर्थात कसाई भी उतना आदरणीय है जितना तपस्वी। ये उपनिषदों की कथा है, आई चीज समझ में। तो ये है भारत। तो ये बात क्या है कि ये सोचिए, लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं बताओ? 8वीं वाले बच्चे को ढंग से पढ़ना लिखना क्यों नहीं आता है? यदि 15 वर्ष का बच्चा लोगे तो ज्ञानात्मक दृष्टि से 2% बच्चे हैं जो ज्ञानी मिलेंगे, बाकी तो आधे अधूरे ज्ञान वाले हैं। और बच्चे तो हमने बना दिए, देशभक्ति कहाँ है उनमें? क्या समाज के प्रति दायित्व बोध है? क्या कोई बच्चा पूरे गांव की या कोई विद्यालय पूरे गांव की सफाई व्यवस्था लेने के लिए आतुर है? नहीं है। अपने अपने विद्यालय की सफाई करने के लिए आतुर नहीं, तो गांव की सफाई व्यवस्था स्वच्छता के विषय में कौन सोचेगा? और व्यक्तिगत आचरण में संस्कार हैं किसी के? नहीं है। और विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं, जबकि प्राचीन काल में हमारे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी 1100 वर्षों तक नहीं, बहुत सारे विद्यालय थे हमारे। उदयगिरी, कितने विद्यालय थे हमारे, विश्वविद्यालय थे। और भारत कहीं पढ़ने नहीं जाता था, भारत में लोग पढ़ने आते थे। और भारत में क्या सीखा वो अपने विश्वविद्यालयों में बताते थे। और दूसरी बात, भारत के लोग बाहर जाते थे, उनको ज्ञान और संस्कार देके आते थे और प्रेम से उन पर विजय प्राप्त करके आते थे। तब वो कहते हो आप हमारे गुरु हैं। गुरु ऐसे नहीं बनता कोई। गुरु बनने के लिए गुरु की योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, तब लोग कहते हैं ये मेरा गुरु है। हम कहें मैं विश्व गुरु, मैं विश्व गुरु, ऐसे कौन करेगा बताइए? वो तो मानते हैं ना। आपको को गए मुझे गुरु मानिए, आप मानेंगे किसी को गुरु? हम कोई अभारतीय पंथ तो है नहीं जो गुरु मनवाते हैं लाठी के जोर पर। हम कैसे लोग हैं? हम तो सहिष्णु, हम तो भावपूर्ण लोग हैं। भाव ही इतना प्रबल हो जाएगा कि उसको गुरु मानना आरंभ कर देता है बस। तो ये 5 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे भाई। हम तो शिक्षक और प्रशासक आपस में ये बात कर रहे हैं। तो प्रशासक ने कहा कि ये बातें तो सब जानते हैं, परंतु सरकार तो व्यवस्था बनाने के अलावा कर क्या सकती है? पढ़ाना तो शिक्षकों का काम है ना। हमने वेतन अच्छा कर दिया, सुविधाएं अच्छी कर दी, सब कुछ किया, हमने उनके लिए शोध कार्य अनिवार्य बनाया, लेकिन आखिर करेगा तो शिक्षक ही। आप बताइए आपके पास उपाय क्या है? तो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था वेतन सुविधा नहीं है। हालांकि हमने पीएम श्री स्कूल बहुत सुंदर बनाए हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए वो शिक्षा नहीं है। वो तो आज के चीज़ों को आकर्षण युक्त बनाना है, आज की बातों को आकर्षण युक्त बनाना है ताकि लोग खींचे उधर, ठीक है। लेकिन वो भी कोई विशेष नहीं। हम सामान्य सुविधाएं कहेंगे कि सामान्य रूप से अच्छी व्यवस्था हो गई है। अब शिक्षकों को स्वयं की चिंता करनी है। तो जो वेतन है, व्यवस्था है, वेतन है, सुविधा है, ये चीजें क्या है? शिक्षा नहीं है। ये हमें बहुत गहरे से समझना है। अभी हर कोई कहता है ना, और आपने मेरे से मुख से बात सुनी होगी, जहाँ गुरु और शिष्य बैठ जाए वही विद्यालय। कोई दीवार की आवश्यकता नहीं, पेड़ के नीचे बैठे वो विद्यालय, मंदिर में बैठे वो विद्यालय, घर में बैठे वो विद्यालय, विद्यालय में बैठे वो विद्यालय। तो हमें ये गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा 3 बातों से होती है, स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से और प्रेरणा से। स्वेच्छा दोनों की होनी चाहिए। शिक्षक को यदि हम हाँक के विद्यालय में लाएंगे वो नहीं पढ़ाएंगे। हम समय से बुला तो सकते हैं कि भाई 8 बजे प्रवेश कर जाना, अन्यथा आपको दंड देंगे। 2 बजे से पहले नहीं जाना, अन्यथा आपको दंड देंगे। वो शिक्षा नहीं है। स्वेच्छा से आना चाहिए। विद्यार्थी भी स्वेच्छा से आए। गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है, आचार्य हमारी बहुत अच्छा पढ़ाती है, दौड़ के आए कि भाई हम पढ़ने जाएंगे। स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए? उन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आपको इन बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, संस्कारी बनाना है, समाज के लिए उत्तरदायित्व के भाव से पूर्ण बनाना है और राष्ट्र के योग्य नागरिक बनाना है। अब शिक्षक कैसे बना रहे हैं? हर शिक्षक की अपनी पद्धति है।
क्योंकि हर की अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहंकार, अपना हृदय तत्व, अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रियां, तो वो व्यक्ति अपने से कैसे उसको अच्छा बना रहा है, ये स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता की परिभाषा तो व्यापक है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता वो है कि शिक्षक का अपना पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम सब जगह नहीं। आप साधारण सरल सी बात देख लो ना, गंगा जी के किनारे का बच्चा और मरुस्थल का बच्चा क्या एक ही पढ़ाई करेगा? और हमारे यहाँ भी देख लो, गंगा जी के किनारे का बच्चा और शहर का बच्चा क्या एक ही पढ़ाई करेगा? उसके समाज, उसके वातावरण, उसके जीवन के अनुसार अध्ययन अध्यापन होना चाहिए ना। अब आपको लग रहा है ना हम सबको एक लाठी से हाँक रहे हैं, यानी कि ये भी अभारतीय संकल्पना है कि एक को ही मानना, दूसरे को मानना ही नहीं। तो शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से कितनी हानि कर रही है, आप कल्पनातीत है ये आपके लिए। यानी 6 विषयों को एक ही पद्धति से पूरे देश में पढ़ाना, क्या ये सृजनात्मकता है? क्या ये नवाचार है? क्या ये सही भी है? हर बच्चा अलग होता। हम कहते हैं कि त्रिगुणात्मिक का प्रकृति हमारे हृदय में है, हमारे शरीर में है, ठीक है। तो हर एक का सत्व रजस तमस गुण अलग है, हर एक को प्रारब्ध अलग मिला है, जन्म कर्म फल का अलग विधान है, उसकी आश्रम व्यवस्था और उसका वर्ण अलग है, उसका जो ऋण त्रय है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, वो अलग अलग है। हर एक व्यक्ति के लिए पंच यज्ञ की पालना अलग अलग है, और हर एक व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि का विधान अलग अलग है। और फिर हम क्या कह रहे हैं, सबको एक पढ़ो। अब आप समझ गए कि हम जाने अनजाने में क्या बनते जा रहे हैं, अभारतीय और सेमेटिक बनते जा रहे हैं। सेमेटिक का अर्थ होता है कि बस एक ग्रंथ, एक दूत, ठीक है, उसके बाद में एक ही पूजा स्थल और एक ही पद्धति, उसके अतिरिक्त नहीं। ये विचार कितना गहरा जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इस पे हम चिंतन करेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक के पास तो एक भी नहीं है, इनमें से प्रेरणा भी नहीं है, स्वतंत्रता भी नहीं है और स्वेच्छा भी नहीं है। और शिक्षक तो आपके तंत्र में नौकरी करता है, और क्या आप सरकारी तंत्र से उसे मुक्त करेंगे? तो प्रशासक कहता है ये कैसी बात कही, ये तो व्यवहारिक ही नहीं है, संविधान के भी विरुद्ध है। तो शिक्षक कहते हैं तो क्या आप शिक्षा का निरर्थक और अनर्थक बोझ ढोते रहेंगे? तो उन्होंने कहा तो ये तो माननीय मंत्रीगण का अधिकार है, हम तो केवल व्यवस्था देखते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, आप उनके पास जाइए। तो शिक्षक ने कहा कि अरे महाशय, हम आपको दोष थोड़ी दे रहे हैं कि सरकार कितनी भी कार्यक्षम हो, नियति हो, अच्छी नियति वाली हो, परिश्रमी हो, काम तो आखिरकार किसको करना है? प्रशासकों को करना है, तो प्रशासक को आगे आना पड़ेगा। अब ये जो साहसी विचार है कि सरकार ने पूर्ण रूप से शिक्षा को नियंत्रण में रखा है, अब आप विचार करें कि इसको कैसे नियंत्रण से मुक्त करेंगे। 2 लोग मुक्त होंगे, सरकार भी शिक्षा के बोझ से मुक्त होगी और शिक्षक भी परतंत्रता के बोझ से मुक्त होगा, और पूरा समाज स्वतंत्र होगा। इसीलिए हमारे यहाँ 5 लाख गुरुकुल थे 1830 तक। प्रत्येक 400 की जनसंख्या पर एक गुरुकुल था, और कोई भी शिक्षा विभाग नहीं था। कल्पना कर सकते हैं आप कभी? और आज हम क्या है, हमारे यहाँ 1289 विद्यालयों को संभालने के लिए इतना बड़ा तंत्र, यंत्र, जंत्र सब मिलकर के कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा का अर्थ है कि जो शिक्षा वास्तव में होनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, सब लोग खूब प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, आप पहले मनुष्य के ऊपर क्या ला देंगे? 100 किलो का बोरा, उसका भार है 50 किलो। फिर कहेंगे तू चल, अरे वो कहेगा चलो कैसे, मैं तो नीचे दब गया हूँ, पहले तो खड़ा तो हूँ, कोई बोझा उतारो तो खड़ा हूँ, क्या नहीं, चलो अभी चलो। तो वो रेंग रहा है ऐसे, ऊपर उसके भार है, वो ऐसे ऐसे रेंग रहा है। आई चीज समझ में? तो प्रशासक बताते हैं कि कैसे इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षक कहते हैं खेद की बात तो ये है कि मैं वास्तविक धरातल की ही बात कर रहा हूं। तो आप एक बार सुनिए,
उनको बताते हैं कि आप एक सच्चे भारतीय हैं, आप प्रशासनिक सेवा में हैं, क्या आप भारत के इतिहास को जानते हैं कि शिक्षा कितनी प्राचीन है और कैसे अंग्रेजों ने हमारा सर्वनाश किया? तो कहते हैं ये तो गंभीर आरोप है, इन्होंने तो हमें शिक्षा दी, ऐसा थोड़ी किया था। तो शिक्षक कहते हैं ये तो विडंबना है कि हम अपने सत्य इतिहास से भी परिचित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो पढ़ाया नहीं गया। जो पढ़ाया नहीं गया तो परिचय कैसे होगा? तो शिक्षकों का दायित्व है, यदि कोई और नहीं पढ़ा रहा है वो तो पढ़ाए अपने विद्यालय में। तो आपका प्रथम दायित्व क्या है पता है? सही चीज से सही लोगों को और बच्चों को परिचय कराना। तो कहते हैं ठीक है, 10 पीढ़ियां बीत गई, एक पीढ़ी 25 वर्ष की मानी जाती है या 20 वर्ष की मान सकते हैं, तो 200 वर्ष हो गए हमारे 1830 से आज की बात करें तो 5 पीढ़ियों को तो बेचारी को कोई समस्या, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था। लेकिन 5 पीढ़ियों से तो मुक्त हैं हम। लेकिन हुआ क्या, जब हम मुक्त हुए तो हमने भरोसा कर लिया कि अब तो हमारी ही सरकार है, हम स्वाधीन हो गए। लेकिन हम स्वाधीन हुए, स्वतंत्र नहीं हुए। वो टेक्निकली स्वतंत्र थे, वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं थे। राजनीतिक रूप से हम स्वाधीन हुए थे, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मानसिक रूप से हम प्रतंत्र ही रहे। तो प्रशासक कहते हैं बात तो नहीं है, मैंने तो कभी सुनी भी नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे पता है आप ऐसे करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ प्रमाण भी लाया हूँ। और उनको कहा कि यदि शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, पाठ्यक्रम, सब चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होते हैं तो इसमें अंतिम निर्णय तो आपका ही होता है। इसलिए आप विद्वान, देशभक्त शिक्षकों को आह्वान करने के स्थान पर उनको नियंत्रित करने का आदेश देते हैं। इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। तो कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो प्रशासक कहते हैं कि हम तो सिस्टम से बंधे हुए हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि सिस्टम से बंधे हुए हैं तो आप दंड भी तो दे सकते हैं, ठीक है, हमें भी तो दंड देते हैं, तो आप शिक्षकों को दंड दे सकते हैं, तो शिक्षकों से काम भी करवा सकते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि आप चाहे हमें दंड दें, लेकिन फिर भी सिस्टम नहीं चलेगा दंड से, क्योंकि किसी को भी काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और शिक्षा सजीव तंत्र है और सिस्टम निर्जीव तंत्र है। तो निर्जीव तंत्र सजीव तंत्र को सही रूप में नहीं चला सकता। इसलिए स्वेच्छा, स्वयं प्रेरणा और ज्ञान से ही शिक्षा में परिवर्तन होगा। इसलिए शिक्षकों को आह्वान करके तो देखिए, बंधनों को शिथिल करके तो देखिए, शिक्षक पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम तो केवल सेवक हैं। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात हुई, कभी सेवक बन जाते हो, कभी स्वामी बन जाते हो। कि सेवकों का रोब तो सम्राट जैसा, ठीक है, और यदि वो भी नहीं तो ब्रिटिशर्स जैसा रोब तो है ही आपका। तो आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति पहले ही दब जाए, क्योंकि इतना डांट देते हो कि वो दब जाता है बेचारा। तो आगे वो बोलते हैं कि ये जो प्रशासनिक अधिकारियों की फौज है ये हमारे अनुकूल नहीं है, पहले उनको सही रूप में सिखाना पड़ेगा। तो शिक्षक बताते हैं किस तरह से ये व्यवस्था जड़ है। वो कहते हैं कि वह अपने आप नहीं परिवर्तित होगी, आप भी उसे नहीं परिवर्तित करेंगे, क्योंकि आप सेवक हैं। इसलिए आप नहीं, परंतु आपका सिस्टम शिक्षा के स्वभाव को जानता नहीं, इसलिए परिवर्तन नहीं करना चाहता। आप चाहें तब सेवक बनते, आप चाहें तब स्वामी बनते हैं। इस तरह अलग अलग बातें परस्पर दोनों की हो रही है। लेकिन उन्होंने एक और अच्छी बात कही शिक्षक ने कि आप व्यवस्था में सर्वोच्च हैं, बुद्धिमान हैं। आपकी बुद्धि को जड़ सिस्टम की यांत्रिकता से मुक्त करके शिक्षा, देश और जन सामान्य की स्थिति की ओर देखना और आपके अधिकार का उपयोग करते हुए परिवर्तित करना, ये तो आप कर सकते हैं। आप माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास तो जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपके अधिकार, क्षमता और प्रभाव को जान सकता हूँ, क्योंकि आपकी बात हमारे माध्यम से ऊपर तो जा सकती है, ये तो हो सकता है। तो इस पर हमें दीर्घ चिंतन और व्यापक चिंतन करना पड़ेगा और राष्ट्र निर्माण करने वाली जीवित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि हम भी आपसे अलग नहीं हैं, हम भी सिस्टम के अंग के रूप में ही काम कर रहे हैं। और मैं समस्त शिक्षक समाज से की ओर से और जन सामान्य की ओर से देश के नागरिक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा कि ये तो बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हमारी पढ़ाई प्रशिक्षण तो ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर वो कहते समस्या यही है, प्रशासक कहता है कि इसका हमें ज्ञान तो बहुत बड़ी दूर की बात है, भान भी नहीं है। जैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या शिक्षा में इतना पढ़ना पड़ता है क्या, इसका ज्ञान छोड़ो, भान भी नहीं था, अब ज्ञान होने लगा। जब भान हुआ तभी तो ज्ञान की ओर आ पाए। आगे क्या है कि शिक्षा को परिवर्तित करने से व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी, व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने से देश परिवर्तित होगा, और देश स्वतंत्र तब कहा जाएगा जब वह अपने तंत्र से चलेगा। स्वतंत्र, स्व क्या है हमारा भारत, तो तंत्र कैसा होना चाहिए, भारत का तंत्र। तो क्या हम स्वतंत्र हैं, भारत का तंत्र है, नहीं है। तो प्रशासक कहते हैं मुझे दो बात महत्वपूर्ण लगती है। एक, सिस्टम को परिवर्तित करने के लिए शिक्षा को सिस्टम से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर तो हम सिस्टम का अंग बन के रह जाएंगे। और दूसरा, शासन, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में जो संगठन लगे हुए हैं उनको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे पहले किसको पहल करनी है, शैक्षिक संगठनों को पहल करनी है। और शिक्षक क्या कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात कही। सौभाग्य से आज भी देश के जनमानस में चाह समाप्त नहीं हुई है। तो न चाहते हुए भी प्रशासक ने सही बात कही। क्यों? क्योंकि बाहरी आवरण चाहे जो भी हो, लेकिन उनका अंदर का भाव वही रहेगा जो भारत का भाव है। इसलिए अनेक लोगों, अनेक स्थानों पे लोग धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन, विद्यालय, महाविद्यालय चलाते हैं, गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं। उनको सिस्टम की मान्यता नहीं है और सिस्टम उनको चलने भी नहीं देता कि बिना मान्यता के हम चलने नहीं देंगे। तो इतने बड़े देश की शिक्षा का तंत्र सरकार चलाए, ये अत्यंत अव्यवहारिक है। तो प्रशासक कहते हैं कि मेरा सुझाव तो ये है कि इसको चरणबद्ध रूप में करना चाहिए, अचानक नहीं। जैसे आज हमने सोचा कि आज आंदोलन करेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। सबसे पहले अपने से शुरुआत करें, अपने को अर्जुन बनाएं। अर्जुन का अर्थ क्या होता है, निर्मल, स्वच्छ, और जो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करता है। अर्जुन का शाब्दिक अर्थ क्या है, निर्मल मन का। ठीक है, तो हमने को अर्जुन बनाना है। और दूसरा काम क्या करना है कि जितने भी हमारे माननीय हैं उनसे भी हमें चर्चा करनी है। और शिक्षक ने कहा तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय का प्रारंभ तो मैं आज ही कर देता हूं कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर क्या स्थापित करने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो क्या आप सहायता करेंगे मेरी? तो प्रशासक कहते हैं अरे ये कोई बच्चों का खेल है, कितना धन चाहिए, कितना परिश्रम चाहिए, संसद में कानून पास करना पड़ेगा, प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करेंगी। हाँ, आप सारी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूर्ण कीजिए, शुरू कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। परंतु सरकार से शिक्षा की मुक्ति और ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दोनों अलग अलग विषय हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हम इनकी चर्चा करेंगे। पहला विषय तो कठिन है, सरकार से शिक्षा की मुक्ति, और दूसरा सरल है। तो शिक्षक कहते नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही हैं। आपकी उसकी कल्पना जब मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जो हमने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पढ़ा, तब आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों एक ही हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो क्या है, शिक्षा की मुक्ति का आंदोलन है। और आप सब लोग क्या हैं, भारतीय शिक्षा की मुक्ति के शिक्षक सेनानी हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, शिक्षा की स्वतंत्रता का आंदोलन। और वो आंदोलन तो ब्रिटिशर से लड़ा गया, क्योंकि उनके पास क्या थे, हथियार थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे। और अभी क्या है आंदोलन में हमारी भूमिका, अभी शास्त्र से आंदोलन होगा। तो शास्त्र से आंदोलन तभी होगा जब हम उसको पढ़ेंगे। इसलिए अपने आप को भारतीय शिक्षा के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मान के चलेंगे, तब ये काम धरातल पर उतरेगा।